नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सरकार के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने अभियान छेड़ रखा है। बता दें कि हाईकोर्ट में दायर उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सभी विभागों ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। सरकार ने अब अतिक्रमण हटाने के लिए दर्जनों अवैध बस्तियों के साथ विकासनगर और हबर्टपुर शहरी इलाके के सैकड़ों परिवारों को अवैध कब्जाधारी माना है और कब्जा हटाने और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए हैं, जिसके बाद विकासनगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आशियाने पर बुलडोजर चलने का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि हरबर्टपुर से लेकर विकासनगर, रसूलपुर, नवाबगढ़, बाडवाला और डुमेट तक करीब 12 किलोमीटर के दायरे में 4300 लोगों को तहसील प्रशासन ने नोटिस दिया था। खास बात यह है कि तहसील प्रशासन ने विकासनगर शहर में मौजूद नगरपालिका कार्यालय, नगरपालिका कॉम्प्लेक्स और बीएसएनएल कार्यालय को भी अवैध कब्जा माना है, जिसके चलते इन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। अब मामले को लेकर नगरपालिका परिषद के सभासदों ने बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कहना है कि उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में सरकार ने जनहित में सही ढंग से पैरवी नहीं की। आरोप लगाया है कि इस मामले को लेकर सरकार के नुमाइंदों ने भी माननीय हाईकोर्ट को गुमराह किया है, जिसका खामियाजा आज क्षेत्र और प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सहसपुर और सेलाकुई समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में जारी हुए नोटिसों और तहसील प्रशासन की कार्रवाई पर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सरकार के और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ये नोटिस जारी किए गए, विकासनगर शहर को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का काम लोगों को आराम देने का होता है, उनको सुख सुविधाएं देने का होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। जगह जगह अतिक्रमण के नाम पे लोगों के घर तोड़े गए। अब तो सन 1940 से पहले की रजिस्ट्रियाँ जो विकासनगर शहर में है, उन्हें जो है ढांग की ज़मीन कहकर उस पर नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। एक PIL का हवाला देकर उस PIL को में जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय को सरकार के जिलाधिकारी ने हाई कोर्ट का जो आदेश ये दिखा रहे हैं उर्मिला थापा का, वो इनका उसमें जो है ना, उसमें उर्मिला थापा का जो हाई कोर्ट का आदेश है वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा है हुआ था हाई कोर्ट नैनीताल का, उसका आदेश है। तो उसको अगर हम जो है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं इस मामले को लेकर, अतिक्रमण के मामले को लेके। हम वहाँ यही कहेंगे कि ठीक है, हमें अगर सरकार कर रही है हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमें ऐतराज़ उस चीज़ का है कि जहाँ पे उद्योग है लगे हुए, वो ज़मीनें जो है वहाँ पे जहाँ पे नाला है उसके आसपास सारी ज़मीनें गिर। तो अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिल रही है। लगातार अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब राज्य की 23 नदियों के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का सख्त रुख भी देखने को मिल रहा है। वन विभाग और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अतिक्रमण तो हटाया जाना चाहिए, लेकिन जिन नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां रह रहे लोगों के लिए सरकार को पहले कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि नदियों के किनारे रह रहे गरीबों को छत मिल सके। उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। देखिए, अब आने वाला समय बताएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई तो काफ़ी टाइम से चल रही है। पहले ये मज़ारों से शुरू हुए थे, अब जब गर्जिया मंदिर तक बात आ गई और मंदिरों तक बात आ गई तो शायद कदम ठिठके हैं। और अब ये नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों की जान माल को खतरा निश्चित ही है, क्योंकि NGT की रिपोर्ट्स भी हैं और ये भी है कि जब नदियाँ बहुत तेज़ आती है तो जहाँ इस तरीके के निर्माण में वहाँ लोगों की जान को खतरा भी होता है। तो लेकिन बसासत जरूर होनी चाहिए, जिनको हटाया जाए, जो 40 साल 30 साल से उन जगहों में रह रहे हैं, वो गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए छत का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। जब हम रैन बसेरे बनाते हैं तो उसी तरीके से जब हम किसी को कहीं से उजाड़ते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और ऐसे खतरनाक जगहों से लोगों को प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल रीठा साहिब में जोड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जोड़ मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि चंपावत जिले के रीठा साहिब गुरुद्वारे में हर साल जोड़ मेला लगता है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने यहां आकर तपस्या की थी और कई चमत्कार भी दिखाए थे।
गुरुद्वारे में आज भी रीठे के पेड़ में एक तरफ कड़वे और एक तरफ की डाल में मीठे फल लगते हैं, जबकि रिसर्च के मुताबिक ठंडी जगह पर रीठा नहीं पनपता है। साथ ही रीठा के पेड़ से निकलने वाले फल बहुत कड़वे होते हैं। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने प्रवास के वक्त यहाँ इस पेड़ को अवतरित कर अपने शिष्यों को पेट भरने का आदेश दिया था और तभी से ये पेड़ यहाँ लगा हुआ है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को इसी रीठे के पेड़ के फल का प्रसाद दिया जाता है। मेले में हर साल लाखों सिख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। जोड़ मेले के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले गुरुद्वारा में मत्था टेका और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जोड़ मेले का शुभारंभ पूरे विधि विधान के साथ किया। बड़ी संख्या में यहाँ पर और व्यवस्थाएं बनी और लोगों का आवागमन आसान है। इसके लिए जहाँ हमने सड़क के लिए यहाँ पर निकासी जारी की है, यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। साथ ही साथ पवित्र स्थान रीठा साहब इसका एक उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक भी होनी है। इस दौरान विदेशी डेलीगेट्स त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा डीएम सोनिका मीणा के आदेश पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। त्रिवेणी घाट से भी तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। एसडीएम सौरभ असवाल खुद अतिक्रमण हटाने की बागडोर संभाल रहे हैं। नगर निगम के साथ मिलकर त्रिवेणी घाट पर कई जगहों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं जेसीबी से भी कई अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया है। एसडीएम ने बताया कि विदेशी डेलीगेट्स के त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के लिए पहुंचने को लेकर रूट प्लान पर सौंदर्य का काम किया जाना है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो त्रिवेणी घाट पर विदेशी डेलीगेट्स पहुंचेंगे, जहां पर वो गंगा आरती करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हमने देखा था कि G20 की पहली 2 बैठकों के दौरान उत्तराखंड में खूब चहल पहल देखने को मिली थी। प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल नजर आई थी और विदेशी डेलीगेट्स को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिला था। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में तीसरी बैठक G20 की होनी है, जो आखिरी G20 की बैठक भी उत्तराखंड में होगी। लिहाजा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। त्रिवेणी घाट पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। जेसीबी मशीनों की भी मदद ली गई है। ये अभी हम घाट रोड पे हैं। अभी यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है। साथ में जो और तैयारियां हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दे दिए गए हैं। विद्युत विभाग अपना काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, तो सभी जो डिपार्टमेंट है उनको जो काम अलॉट हुए हैं वो काम में लग चुके हैं। तो तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी है, आशा है जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ऋषिकेश में जाम के झंझट से फिलहाल निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। जाम की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। कोयल घाटी से लेकर तपोवन तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। रेंग रेंग कर चल रही गाड़ियां पैदल लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। निर्धारित रूट प्लान पर ई रिक्शा के नहीं चलने से जाम की समस्या और ज्यादा विकराल होती हुई दिखाई दे रही है। आंतरिक मार्गों पर भी ई रिक्शा और टेम्पो दौड़ते हुए नजर आए, जिससे गलियों में भी जाम लगा रहा। ऋषिकेश कोतवाली के सामने भी जाम की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। भरी गर्मी में जाम लगने से वाहन चालकों और यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई। हालांकि चौक चौराहों पर ट्रैफिक चलाने के लिए तैनात होमगार्ड कड़ी मशक्कत करते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन संकरी सड़कों पर क्षमता से ज्यादा वाहनों की संख्या होने से जाम की समस्या से निजात नहीं मिल सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वाहनों की संख्या अधिक होने से शहर की सड़कों पर जाम लग रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ सरकार से इस जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं और ये तस्वीर केवल एक दिन की नहीं है, हर दिन इसी तरह के हालात ऋषिकेश की सड़कों पर नजर आते हैं। मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा संचालन को लेकर के प्रशासन सख्त जरूर नजर आया है, लेकिन अभी भी आंतरिक गलियों में रिक्शा चलने की वजह से जो संकरी सड़कें हैं, गलियां हैं, वहां पर जाम की समस्या विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन जाम के झंझट से निजात दिलाने के लिए अब और कौन से बड़े कदम उठाता है। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राज्य आंदोलनकारियों का सपना पूरा नहीं हो सका है।
उत्तराखंड के मौजूदा हालात पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और समाजसेवी डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाण ने चिंता जताई। बता दें कि वे कोटद्वार में एक गोष्ठी में पहुंची थी। इस दौरान डॉक्टर कपरवाण ने कहा कि अलग उत्तराखंड बनाने के लिए उन्होंने 1974 से सड़कों पर संघर्ष किया। इस संघर्ष ने उत्तराखंड राज्य तो दिया, लेकिन जिस खुशहाल राज्य का सपना आंदोलनकारियों ने देखा था, वो सपना 23 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। देखिए, मैं मूल रूप से 1974 से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ और हमारा जो सपना था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का, जब राज्य 2000 में बना और आज 2023 हो गया है, वो सपना चूर चूर हो गया है और हम उन सपनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सपनों के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। तो ये जो एक प्रकार की संगोष्ठी हम इसलिए करते हैं कि जनता से कोई नए विचार आए, उन विचारों को ज़मीन पर हम कार्यान्वित करें और एक ऐसी लड़ाई लड़ें जो उत्तराखंड के जनता के हित में हो। बुलेटिन में बात ऋषिकेश की भी कर लेते हैं, जहां सुरकंडा देवी डोली दिव्य दरबार के चौथे वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जगतगुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद महाराज शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से साधु संतों का राजनीतिकरण हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। साधु राजनीतिक दलों में बंट गए हैं और पाश्चात्य संस्कृति लगातार हावी हो रही है। उसे पीछे करने के लिए साधु संतों को समाज में आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजदंड के ऊपर धर्मदंड होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां सुरकंडा देवी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मां सुरकंडा देवी के उपासक अजय विजलवाण भी मौजूद रहे। साधु राजनीतिक दलों में बट गए। साधु का काम किसी दल की, किसी वर्ग विशेष की प्रशस्ति गान नहीं है। साधु तो वो है जो मस्त है, निर्द्वंद है, जो किसी की परवाह नहीं करता, जो सत्य को सत्य कहता है, वो साधु है। और इसलिए आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं कि साधु संतों को समाज में आगे आना चाहिए, लेकिन दलों की दल में नहीं फंसना चाहिए, अपना अस्तित्व रखना चाहिए। राजदंड के ऊपर धर्मदंड रहना चाहिए। चमोली के थराली में अभिनीत बंधाणी महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मेले का भी शुभारंभ हो गया है। क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के महंत रजनीशानंद गिरी जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया, जिसके बाद रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मेले का आगाज हुआ। नुक्कड़ नाटक, गढ़वाली गानों के जरिए पहाड़ की संस्कृति की झलक देखने को मिली। आपको बता दें कि इस दौरान कई विभागों ने स्टॉल भी लगाए थे। विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिले। तो कार्यक्रम के दौरान खूब हर्षोल्लास लोगों के बीच में देखने को मिला, पहाड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली। साथ ही साथ विभागों ने भी स्टॉल लगाए थे जिसके जरिए तमाम योजनाओं की जानकारी, जो सरकारी योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई गई है। आज अभिनीत बंधाणी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बंधाणी संस्था है और पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। मैं उसके लिए प्रेम देरवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लक्ष्य क्षेत्र में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, तो मंचों के माध्यम से बाहर आए और उनकी जितनी भी अपनी वो है, अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण हो और उसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कलाकारों को जगह जगह पर स्थान मिले और जो स्थानीय स्तर पर जो कला छिपी।
बुलेटिन के आखिर में बात रुद्रपुर की भी कर लेते हैं, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। 30 लाख की अफीम के साथ एक तस्कर को एसटीएफ और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी तस्कर राकेश सिंह की गिरफ्तारी 3 किलो अफीम के साथ पुलभट्टा थाना इलाके से हुई है। आरोपी बरेली के फरीदपुर का रहने वाला है, जो यूपी से अफीम लाकर उत्तराखंड के छोटे छोटे ड्रग डीलरों को सप्लाई करता था। एसटीएफ को पुलभट्टा थाना इलाके में ड्रग की बड़ी डिलीवरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस क्रम में हमें उत्तराखंड की एसटीएफ और उधम सिंह नगर की थाना पुलभट्टा पुलिस टीम को एक संयुक्त ऑपरेशन इन्होंने किया है। इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। इसमें हमने लगभग 3 किलो अफीम बरामद की है। अभियुक्त राकेश कुमार, जो थाना फरीदपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का निवासी है, इसको हमने 3 किलो अफीम और एक मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में हम आगे भी विवेचना करके इसकी कड़ियाँ जोड़ेंगे और इसकी सप्लाई चेन को हम और भी गहनता से इसकी जांच करेंगे। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।